स्टूडेंट्स क्लास कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेस में हम अब तक न्यूट्रिशन वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड टिल न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन प्लांट्स का जिक्र कर लिया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आपको बता दिया ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, और हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूट्रिशन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो बात आ गई था। नाउ वी वर डूइंग अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और मैंने आपको थोड़ा सा शायद इंट्रोडक्शन दिया था कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस को होता है जिसमें फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है। किस मकसद के लिए? एनर्जी के लिए। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सबको एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी के प्रोसेसेस को सस्टेन करने के लिए। लाइफ की एक्टिविटीज को, लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी पाने का, एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका नाम है रेस्पिरेशन। अब देखें, ये रेस्पिरेशन आपको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में बताया था, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। आपको मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तकरीबन एक तरह से देखा जाए अपोजिट प्रोसेस है। देखो, जब आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था तो आपने देखा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन निकलती है। तो खाना इस बनाने के प्रोसेस का नाम था क्या? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो किस टाइप का प्रोसेस है बेटा? एनाबॉलिक। लेकिन यहां देख रहे हैं आप, इसको उल्टा कर दिया गया है। ये फूड के मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इस ब्रेक डाउन करने वाले प्रोसेस को कहते हैं क्या? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के तोड़ने को हम कहते हैं कैटाबॉलिक। इस प्रोसेस का नाम रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जहां पे फूड मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। किस पर मकसद के लिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए जो प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस है उसका नाम है रेस्पिरेशन। अब बच्चों, रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताऊं। रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एरोबिक और कौन सा? एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक। देखिए, एरोबिक के नॉर्मली तो 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कौन सा? कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा होता है कौन सा? क्रेब्स साइकिल। एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये दोनों है बस। कौन कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस वाला जो स्टेप होता है ये कहां होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब इधर देखें, आपको ये बताया गया, सपोज ये आपकी ब्लड वेसल थी, ये आपका सेल है, और हर सेल में, हमारे हर सेल में एक ऑर्गेनेल होती है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब होता है एनर्जी देने वाला, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। तो एनर्जी का प्रोवाइड करने वाला जो सोर्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अब क्या होता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन के बाद आपके खून के अंदर क्या, कौन सा मॉलिक्यूल सर्कुलेट कर रहा है? ग्लूकोज। किसी भी पावर हाउस में से एनर्जी तब मिलती है जब उसमें फ्यूल डाला जाता है। जैसे आप देखते हैं थर्मल पावर प्लांट है, कुछ पावर प्लांट होते हैं जिसमें बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल होता है।
कहीं पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जहां पर पानी को छोड़ा जाता है, टरबाइन रोटेट की जाती है। तो यहां पर जैसे किसी भी पावर प्लांट में, पावर हाउस में एनर्जी हासिल करने के लिए फ्यूल डालना पड़ता है। तो आपके सेल का पावर हाउस ये है और आपके सेल का फ्यूल क्या है, इधर देखो सना, फ्यूल क्या है, ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लूकोज जाके टूटेगा सेल के साइटोप्लाज्म में। किसमें टूटेगा मेरे बच्चों? पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में जाके टूटेगा। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, उसके साथ 2 एटीपी भी रिलीज होंगे। तो जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में जाके टूटता है, इस टूटने को क्या कहते हैं? ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तब जब ग्लूकोज जाके सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है और 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटता है, साथ में 2 एटीपी निकलते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब आप कहेंगे कि पायरुवेट क्या है? ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन की चेन होती है बेटा? इधर देखो, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन की चेन? 6 C6H12 है ना। तो यहां जाके ये चेन बीच में से टूट जाती है। तो इसके अंदर 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? पायरुवेट। मेरी बात समझ आई? सेल के अंदर जब भी होगा, ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज से डायरेक्टली पावर हाउस में नहीं जा सकता है, डायरेक्टली इसको एंट्री नहीं मिलती पावर हाउस में। इसको पायरुवेट में इसके अंदर पावर हाउस में एंटर होने से पहले इसको तोड़ना पड़ता है, सिंपलीफाई करना पड़ता है। तो जब सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में टूटा और साथ में क्या रिलीज होगा बेटा? 2 एटीपी। अब इसके बाद ये पायरुवेट एंटर होगा कहां पर? अब माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत पड़ेगी किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस पायरुवेट को ब्रेक डाउन करके फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 36 एटीपी और रिलीज होंगे। तो बच्चों वो स्टेप जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसमें एनर्जी बहुत सारी निकल रही है, उस स्टेप का नाम क्या है? इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जिस पर्सन ने, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, स्टडी किया था, तो उनके नाम के बेसिस पर ये नाम दिया गया है क्रेब्स साइकिल। अब सुनिए, तो ग्लूकोज जाके सबसे पहले टूटा पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस से, फिर उसके बाद पायरुवेट जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, 36 एटीपी। ये वाला स्टेप जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है इसका नाम ग्लाइकोलाइसिस। आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जिसमें पावर हाउस नहीं होता? रेड ब्लड सेल। आपके रेड ब्लड सेल में पावर हाउस नहीं होता। जो देखें, पावर हाउस नहीं है आपके आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी में पावर हाउस ना होने की वजह से उसमें कौन सा स्टेप नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये नहीं हो सकता क्रेब्स साइकिल, लेकिन ये वाला स्टेप तो हो सकता है। तो इसलिए आरबीसी के अंदर जो एनर्जी हासिल करने वाला जो स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है। तो यहां जाके ग्लूकोज 2 में टूटता है। तो इधर देखो, इधर देखें सब बच्चे, तो अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन एग्जाम में लिखनी हो तो क्या लिखोगे? सबसे पहले ग्लूकोज टूटा किसमें? किसमें टूटा? पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में। किस और क्या रिलीज हुआ साथ में? कहां पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। कौन से प्रोसेस से हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसके बाद ये पायरुवेट जाके किसमें ब्रेक हुआ फाइनली? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और 36 एटीपी रिलीज हुए। कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कौन से प्रोसेस के थ्रू? क्रेब्स साइकिल। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो आपके सामने है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। आप ये बताएं, जब आप सो रहे होते हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग, क्या उस पर एनर्जी खर्च होती है? जब आप सो रहे होते हैं क्या उस पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी को? कैसे? प्रोसेस चलते रहते हैं। हाँ, जब आप सो रहे हैं उस वक्त भी आपकी बॉडी में आपका हार्ट तो पंप कर रहा है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है,
ब्रेन का एक पार्ट जो है वो डोरमेंट उसमें है, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो काम कर रहे हैं। बॉडी के सारे सिस्टम जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। आपकी किडनी भी काम कर रही है, आपका लिवर भी काम कर रहा है, आपका स्टमक भी काम कर रहा है, आपकी बॉडी में डाइजेशन भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब सो रहे होते हैं उस वक्त भी एनर्जी आपको चाहिए होती है। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक टर्म होता है, किसी बच्चे ने सुना है, BMR। इसका मतलब क्या होता है? BMR का मतलब होता है बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं उनके काम करने की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेस की स्पीड को BMR मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आगे सुने, ये समझ आ गया? एक क्वेश्चन समझ आ गई? अच्छा, आप सुनिए एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें, कभी कभार ये एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली एनर्जी जो है वो आपको लिए काफी नहीं होती। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली एनर्जी आपके लिए काफी नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर फिर एक और रेस्पिरेशन भी होने लगेगा। देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज ये सेल के अंदर जाएगा, किसमें टूटेगा? पाइरुवेट के अंदर, और ये पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में बगैर ऑक्सीजन के या तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में, और या किसमें कन्वर्ट होगा? किसमें? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इधर देखें, तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। देखें, यहां तो ऑक्सीजन यूज हो रही थी, यहां ऑक्सीजन यूज नहीं होगी। बगैर ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एनारोबिक। नंबर 2, इधर देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट या तो बनेगा क्या? इथेनॉल। इथेनॉल एक टाइप की अल्कोहल है, तो फाइनल प्रोडक्ट या तो बनेगा लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, जबकि यहां पे CO2 H2 बनेगा हमेशा। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का पार्टिसिपेशन जरूरी है, बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो, बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो ज्यादा निकल रही है। देखो, 2 ATP यहां निकल रहे हैं, 36 यहां, जबकि यहां पर सिर्फ यहां ATP निकल रहे हैं, इधर कोई ATP नहीं निकल रहा। तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनारोबिक में कम रिलीज होगी, निकलेगी लेकिन कम होगी। बात समझ आई? आपको मालूम है हमारे जिस्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर एनर्जी सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से आपकी बॉडी में क्या बन जाता है? आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। जब आपको थकान हो जाती है, जब आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं, जब आप कोई ज्यादा वर्कआउट करते हैं, थकान जो होती है, तो थकान का मतलब बायोलॉजी की टर्म्स में आपके जिस्म के अंदर आपकी मसल्स में क्या बन गया? लैक्टिक एसिड के बनना, इसको थकान कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का होना, दैट्स। तो इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस बताइए, इधर देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे, फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। थर्ड, aerobic respiration, mitochondria is always required for aerobic respiration, while in anaerobic respiration mitochondria is not required. anaerobic respiration में mitochondria की जरूरत नहीं है, बगैर ऑक्सीजन, बगैर mitochondria के भी anaerobic respiration हो सकता है। फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा निकलती है, जबकि एनारोबिक में एनर्जी जो होती है वो बच्चों एनारोबिक में एनर्जी कम निकलती है।
यहां तक बात समझ आ गई सबको? यहां तक क्लियर है? तो अगर एनारोबिक की इक्वेशन एग्जाम में लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले लिखोगे ग्लूकोज टूटा किसमें? पायरुवेट में, और किसमें? 2 ATP कहां पर? कौन से प्रोसेस के थ्रू? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में ही इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें टूटा? या तो बना किसमें? या तो लैक्टिक एसिड में या इथेनॉल प्लस CO। लैक्टिक एसिड हमारे अंदर बनता है, इथेनॉल जो बनता है, एक नाम सुना है ईस्ट, ईस्ट के अंदर इथेनॉल बनता है। अगर आपके इधर देखो, आपके घर में कोई प्लांट है, कोई अगर किसी प्लांट को आप बहुत ज्यादा पानी देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटरिंग करते हैं किसी प्लांट को, तो क्या होगा? सोच के बताइएगा। What will happen if you provide excessive water to plants? जब प्लांट को आप बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा? क्यों? देखिए इधर देखें, ये प्लांट है, इसके रूट्स हैं, रूट के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट हेयर्स, और मिट्टी है, मिट्टी में कुछ खाली स्पेसेस होते हैं। इधर देखो, मिट्टी में कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, उन खाली स्पेसेस में ऑक्सीजन होती है। तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन लेके कौन से मोड से रेस्पायर कर रहे होंगे? कौन सा वाला रेस्पिरेशन चल रहा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आप प्लांट के अंदर रूट्स में बहुत ज्यादा पानी भर देंगे तो उसके अंदर जो मिट्टी में खाली स्पेसेस थे उसमें पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो प्लांट को मजबूरी में एरोबिक रेस्पिरेशन के बजाय कौन से मोड से रेस्पायर करना पड़ेगा? एनारोबिक। जब प्लांट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसकी वजह से प्लांट की जड़ों के अंदर रूट्स में क्या बनना शुरू हो जाएगा? इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल बनने की वजह से प्लांट की रूट्स गलनी शुरू हो जाएंगी, टू डिके, सॉरी रूट जो है वो डिके होने लगेगी, रूट गल जाएगी और इवेंचुअली प्लांट डेथ हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे? ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। एरोबिक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, एनर्जी हासिल करने वाले प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, उसके बेसिस पर ये दो टाइप का था, एरोबिक और एनारोबिक। अब हम एनिमल्स के अंदर आ रहे हैं। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन हमने अभी करा तो नहीं ना, एनिमल वाला। अब एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन की मैं बात आपको बता रहा हूं। एनिमल में सांस लेने के लिए कोई एनिमल कौन सा ऑर्गन यूज करता है, उसके बेसिस पर ये रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है सुनिए। नॉर्मली उसके बिना पर ये रेस्पिरेशन 3 टाइप का हो सकता है। पहला कौन सा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब भी बच्चों साइंस में, बायोलॉजी में पल्मोनरी का वर्ड कहीं पर आता है, इट इज रिलेटेड टू लंग्स। अगर आप कहीं सुनते हैं कि a person is suffering from pulmonary infection, that means उस पर्सन के लंग में कोई इंफेक्शन है। पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है हमेशा, तो इसलिए लंग से होने वाला रेस्पिरेशन कौन सा है? पल्मोनरी। हमारे अंदर ये वाला रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी। इसके अलावा बेटा एक होता है कौन सा रेस्पिरेशन होता है? ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ये ब्रांकियल रेस्पिरेशन किसके होता है? किसके थ्रू? ब्रांकियल रेस्पिरेशन गिल से होता है। गिल से होने वाले रेस्पिरेशन को ब्रांकियल कहते हैं। और तीसरा होता है कौन सा? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है किसके? किससे? तो एनिमल में रेस्पायर करने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज हो रहा है, उसके बेसिस पर ये रेस्पिरेशन 3 टाइप का हो गया। पहला है पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग से। दूसरा है ब्रांकियल यानी गिल से। और तीसरा है क्यूटेनियस मतलब स्किन से। पहली बात करें अगर पल्मोनरी का, देखें
पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आपको मालूम है बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे गोट है, शीप है, काउ है, बफलो है, कैमल है, एलिफेंट है, ये सारे के सारे एनिमल जो हैं सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का, अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस एतबार से ये वाला रेस्पिरेशन कहलाता है पल्मोनरी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो दैट बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, पानी में रहने वाली जो फिशेस होती हैं, फिशेस के अंदर खुदा ने एक चीज रखी है, गिल्स। जब पानी उनके गिल्स के ऊपर से गुजरता है तो पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो फिशेस के गिल्स की वजह से फिशेस उसके अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाती हैं। तो फिशेस के अंदर ये वाला रेस्पिरेशन होता है। और बच्चों एक वर्ड सुना, एक एनिमल होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेता है। इसके अलावा एक और एनिमल है, एक नाम सुना है आपने, फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर तीनों रेस्पिरेशन होते हैं, ये तीनों होते हैं। फ्रॉग के अंदर पल्मोनरी भी होता है, गिल से भी होता है और स्किन। अगर आप कभी फ्रॉग को पकड़े तो फ्रॉग की जो स्किन होती है ना, स्लाइमी स्किन होती है, नमी वाली स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। तो वो मॉइस्ट स्किन, नमी वाली स्किन होने की वजह है कि उसके अंदर स्किन से भी वो रेस्पायर कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है। इस एतबार से वो वाला रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। मेरी बात समझ आई बच्चों को? क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अब यहाँ इसके बाद ये मैंने आपको एनिमल में रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है ऑर्गन के बेसिस पर। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जरा देखें,
अगर चाहो तो डायग्राम बना लो प्लीज से फिर उसके बाद